हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है, वो जो साइंस है, उसके जरिए कैसे तमाम चीजों को हम रोक सकते हैं बिना इन सब पर चर्चा किए। जो आइलैंड नेशंस हैं, जो टापू हैं, जो द्वीप हैं, जो समुद्र में जी। डूब रहे हैं, उनकी समस्या जो है वो बहुत गंभीर समस्या है। और जो मेनलैंड नेशंस हैं, जैसे एशियन नेशंस हैं, चाइना है, इंडिया है, यूरोपियन नेशंस है, अमेरिका है, जो मेनलैंड पे हैं, जो समुद्र के अंदर नहीं है, उनके लिए ये समस्या जो है एक, वो इस समस्या को हल कैसे ले रहे हैं? वो कहते हैं हमें 10 साल और दो, 20 साल और दो, 30 साल और दो, तब जाके हम जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। मगर आइलैंड नेशंस को जो है इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए। उनके लिए अस्तित्व का क्वेश्चन है। वो गाना है ना कि आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। उनके लिए एक एक दिन, उनके लिए एक एक दिन जो है भारी पड़ रहा है। और जो दूसरे नेशंस हैं, मेन नेशंस हैं, मेनलैंड नेशंस हैं, उनके लिए वो कहते हैं हमें डिकेड्स का टाइम चाहिए। अरे भाई, डिकेड्स का टाइम आपको तो चाहिए, मगर तब तक आइलैंड नेशंस का क्या होगा, उनको तो सोचो। अब इसके लिए इनको सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो मॉडर्न साइंस है वो एक डेड एंड पे आई हुई है। डेड एंड पे आने का मतलब कि उनके पास शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। उनके पास इमीडिएटली ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल टेम्परेचर को वापस 15 डिग्री, देखिए मैं आपको सारा समझाता हूं जी प्रॉपर। इनको बचाने के लिए हमें जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, हिमालय में या एस पर्वत पे, वो ग्लेशियर्स को जो पिघलने से पानी बनता है, बर्फ का पानी बनता है, वो पानी समुद्र में आके जल स्तर बढ़ रहा है। हमें शॉर्ट टर्म और इमीडिएटली इमरजेंसी सोल्यूशन चाहिए। अब वो इमरजेंसी सोल्यूशन विश्व के 8000 अर्थ साइंटिस्ट, जो UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास इमीडिएट सोल्यूशन टेम्परेचर को, ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर को कम करने का या रोकने का उनके पास इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। वो सोल्यूशन सिर्फ हमारे अथर्ववेद के अंदर ब्रह्मचारी सूक्त की मंत्र संख्या नंबर 10 और 11 ने हमें मार्गदर्शन दिया है। हम उस सोल्यूशन को पूरे विश्व के आगे आपके चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। और इसी सोल्यूशन से आने वाले समय में, अभी तो आइलैंड नेशंस डूब रहे हैं, कल को जो मेनलैंड नेशंस हैं, इनकी भी दुर्गति ऐसी ही होनी है, इनकी भी दुर्दशा यही होनी है। सिर्फ ये बात है कि टाइम का अंतर है। इसलिए हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, फुल प्रूफ सोल्यूशन चाहिए और एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए। वो सोल्यूशन क्या है? इनको सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा, उसका रीजन सुनिए। आज से 150 साल पहले धरती का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। 150 साल पहले कहने का मतलब यह है कि जब जेम्स वाट ने स्टीम इंजन नहीं ढूंढा था, जब कोयले से गाड़ी, स्टीम इंजन गाड़ी चलनी, ट्रेन चलनी नहीं शुरू हुई, जब फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल होना नहीं शुरू हुआ था, उस वक्त धरती का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब वो 150 साल की ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, फॉसल फ्यूल कंजम्पशन, दूसरी चीजों की वजह से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ के 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अब यहां आके जो 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पहले था, उसको समझने में मॉडर्न साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक सीरियस मिस्टेक की हुई थी। हमने पूछा मॉडर्न साइंटिस्टों से कि भाई वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर था धरती का, उसका सोर्स क्या था, किस वजह से 15 डिग्री था? तो उन्होंने एक स्वर में कहा कि वो सूर्य की धूप से 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो हमने उनको अथर्ववेद का ब्रह्मचारी सूक्त की मंत्र संख्या नंबर 10 और 11 दिखाई कि देखिए, अकेले सूर्य की धूप से 15 डिग्री नहीं था। वेद ये कहता है, ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि उस 15 डिग्री में
8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कंट्रीब्यूशन जियोथर्मल एनर्जी का है और सूर्य का सिर्फ 7 डिग्री है। तो ये जो आप सूर्य की बात करते हो कि 15, ये उनकी फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको रास्ता नहीं मिल रहा। अब वेद ने उनकी ये गलतफहमी दूर कर दी तो रास्ता मिल गया। कैसे? जब हमारे साथ बहस हुई, हमने कहा देखिए जो आज की डेट में 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसके 3 टुकड़े कर लो। 1.5 डिग्री कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की, 7 डिग्री है सूर्य की धूप की, और 8 डिग्री है जियोथर्मल एनर्जी की। वेद कहता है जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा की। उन्होंने कहा एलैबोरेट कीजिए कि जियोथर्मल एनर्जी की 8 डिग्री कंट्रीब्यूशन कैसे है, समझाइए। हमने कहा देखिए किसी एक वक्त पे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो सूखी धरती पे 45 ज्वालामुखी फटे हुए हैं। वो 45 ज्वालामुखियों के मुंह से 1200 डिग्री का लावा वायुमंडल में फेंका जा रहा है, उससे वायुमंडल को गर्मी मिल रही है। तो ये जियोथर्मल एनर्जी का सूखी धरती पे एक्टिव वोल्केनो के मुंह से 1200 डिग्री का लावा फेंका जाना वायुमंडल में, उससे वायुमंडल गर्म होता है। दूसरा, समुद्र के अंदर जैसे पानी की गहराई में जाते हैं तो कुछ किलोमीटर नीचे जाके समुद्र का फर्श आ जाता है, उसको सी बेड कहते हैं, तह आ जाती है। सी फ्लोर, सी बेड, बॉटम, जो समुद्र का बॉटम है, जैसे एक बाल्टी पानी की होती है, उसमें आप बाजू हाथ डालिए तो नीचे बाल्टी का बॉटम आ जाता है, ऐसे ही समुद्र का भी बॉटम आ जाता है। समुद्र भी एक वैसल है। तो जो समुद्र का बॉटम है उसके अंदर 2 प्लेटें ऑपोजिट दिशा में जाने से गैप क्रिएट हो जाता है। जो समुद्र का बॉटम है उसमें गैप क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट होकर नीचे से 1200 डिग्री का मैग्मा जो है वो घुस करके ऊपर आ जाता है, वो ऊपर आके समुद्र के पानी को गर्म करता है। तो जो गैप क्रिएट होता है उसको साइंस की भाषा में मिड ओशन रिज कहते हैं। वो जो मिड ओशन रिज है वो पूरे विश्व के समुद्रों में है और उसकी लंबाई 80,000 किलोमीटर है। उस 80,000 किलोमीटर लंबे गैप के अंदर से 24 घंटे दिन रात 1200 डिग्री का मैग्मा निकल रहा है और वो निकल के समुद्र के पानी को गर्मी दे रहा है। अब दुर्भाग्य की बात देखिए कि जो मिड ओशन रिज है इसकी खोज मॉडर्न साइंटिस्टों ने 1977 में की है। 1977 से पहले पूरे विश्व के अर्थ साइंटिस्ट को ये नहीं मालूम था कि समुद्र की बॉटम के अंदर से मैग्मा निकलता है और वो समुद्र के पानी को गर्म करता है। मगर हमारे हिंदू शास्त्रों में इसको बड़वाना अग्नि कहा गया। 5000 साल पहले से जो हमारे पास धर्म ग्रंथ हैं उनके अंदर भी बड़वानल अग्नि की चर्चा है। अगर आप गूगल पे लिखेंगे, लिखिए बड़वानल, VADVANAL, अग्नि, AGNI, बड़वानल, बड़वानल अकेला लिख दो या बड़वानल अग्नि लिख दो तो हिंदी के अंदर उसका मीनिंग क्या आएगा? समुद्र के भीतर की भीषण आग। आम आदमी ये सोचता है समुद्र तो पानी से भरा हुआ है, जो समुद्र पानी से भरा हुआ उसमें भीषण आग कहां से आ गई? तो ये जो थी बात, ये मॉडर्न साइंटिस्ट 1970 तक उसको पढ़ते थे बड़वानल अग्नि, समुद्र के भीतर की भीषण आग। वो हंस देते थे, कहते हिंदू माइथोलॉजी, समुद्र में तो पानी होता है वहां आग कैसे लग सकती है। जब जाके इनको 1977 में पता लगा। अब मैं यहां आपको एक बात और इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं। 2 साल पहले क्लॉस हेसलमैन को और 2 आदमियों को क्लाइमेट चेंज की फिंगरप्रिंट्स के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो गलत ग्राउंड पे दिया गया, क्योंकि उस आदमी ने सिर्फ सूखी धरती के जो ज्वालामुखी हैं उनसे जो गर्मी वायुमंडल में फेंकी जा रही है लावा में, लावा के रूप में, उसने अपने फिंगरप्रिंट्स के ग्राफ में सिर्फ 25% मैग्मा है सूखी धरती का, 75% मैग्मा समुद्र में निकलता है। उसने 25% मैग्मा का अपने ग्राफ में कॉग्निजेंस लिया, उसको ऐड किया और उसके बिना पे उसने ये जल्दबाजी में कंक्लूजन निकाल दिया कि अगर हम ये गर्मी की बिजली बना भी दें, क्योंकि जो एक्टिव वोल्केनो है उसकी गर्मी की बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, बिजली के प्लांट बन चुके हैं, जियोथर्मल पावर प्लांट लग चुके हैं, बन चुके हैं, तो वो टेक्नोलॉजी है। तो उस आदमी ने
उस आदमी को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो उसके 1976 के पेपर पे दिया गया। अब 1976 में समुद्र की आंख की खोज ही नहीं थी, इसलिए 75% मैग्मा, 75% जो गर्मी थी, 3/4 गर्मी जो थी, उसने अपने क्लाइमेट फिंगरप्रिंट्स के, क्लाइमेट चेंज के फिंगरप्रिंट्स के ग्राफ में ऐड ही नहीं की। तो 1/4 गर्मी से जो उसने निष्कर्ष निकाला वो गलत निकाला, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज से आप निष्कर्ष निकालेंगे 1/4 से निकालेंगे तो गलत निकलेगा। 3/4 तो आपने ऐड ही नहीं किया। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से पूरे विश्व को, मैंने नोबेल फाउंडेशन को भी चैलेंज किया है, मैंने UNFCCC को भी लिखा है, मैंने UNO को भी लिखा है कि नोबेल प्राइज जो मिला गया है 27 करोड़ रुपया 3 आदमियों में नोबेल फाउंडेशन ने, क्रॉस हैसलमैन और 2 साथियों को जो दिया है, वो 27 करोड़ तो पानी हो गया, उसको तो भूल जाओ। मगर जो उसने निष्कर्ष निकाले हैं कि जियोथर्मल एनर्जी हार्नेस करके हम ग्लोबल वार्मिंग नहीं रिड्यूस कर सकते, वो निष्कर्ष गलत है। उससे विश्व जो है गलत दिशा में चला गया, दिग्भ्रमित हो गया, 27 करोड़ रुपया भी बर्बाद किया और विश्व को मिसलीड भी किया। अब उसके बाद हमने उनको बताया है कि जो मिड ओशन रीज है, अब मिड ओशन रीज में जो 1200 डिग्री का मैग्मा निकलता है, तो समुद्र के पानी का टेम्परेचर ऊपर ठंडे पानी का 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1200 + 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 601 डिग्री टेम्परेचर का वहां फुहारा छूटता है गर्म पानी का, उसको हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। वो जो 601 डिग्री का फुहारा है, उसके अंदर मशीन लगा के उस गर्मी की बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। बिल्कुल। तो मॉडर्न साइंस ने एक अच्छा काम किया है कि जो जियोथर्मल एनर्जी है, इसको बिजली में कन्वर्ट करने का, भले वो समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट में है, भले वो एक्टिव वोल्केनो सूखी धरती पे है, उसका बिजली बनाने का इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया। उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मगर जो अभी तक इनको गलत फहमी है कि जो धरती का तापमान है, वो कहते हैं या तो सूर्य की धूप का कंट्रीब्यूशन है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का है। जो समुद्र के अंदर 75% मैग्मा और 25% सूखी धरती का, अगर हम उस मैग्मा की, उस गर्मी की बिजली बनाने की मशीनें लगा दें, जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दें, तो टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे जा सकता है। यानी कि 16.5 से 15, 14, 13, 16.5 में से 8 कम कीजिए तो 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं। ये वास्तव जो है, ये वेद की मेहरबानी से दुनिया के आगे आया है कि ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर कैन बी रिड्यूस्ड बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनके पास अभी तक ये कहते थे आने वाले 10 साल में, आने वाले 20 साल में हम कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर और आगे ना बढ़े। हमने कहा आप उसको भूल जाइए, आप ये सारा पैसा, सारा ध्यान इनका फ्यूचर में धरती का टेम्परेचर कितना बढ़ने जा रहा है उसकी प्रिडिक्शन पे खर्च हुए थे। हमने कहा प्रिडिक्शन को भूल जाइए, आप वापस जाने की बात कीजिए, प्रिवेंशन की बात कीजिए। हमने जो टेम्परेचर अब तक बढ़ चुका है, इसको वापस 15 ले जाना है, इसको हम चाहे 14 ले जाए, 13 ले जाए, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल कूलिंग कर दें, यहाँ आइसेज ले आए, हमारे हाथ में सब कुछ। हम टेम्परेचर को वापस जा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है इसको रोक सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो मैग्मा निकल रहा है समुद्र वाला, और जो सूरज का जो टेम्परेचर है, और 1.5 ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूर्य का कॉन्ट्रीब्यूशन 7 डिग्री है। हाँ, और जो जियोथर्मल एनर्जी का 8 डिग्री है, ग्रीन हाउस गैसेस का 1.5 डिग्री है। 1.5 डिग्री को काउंटरएक्ट करने के लिए जियोथर्मल एनर्जी का दोहन करके बिजली बना दो और टेम्परेचर, एग्रीगेट टेम्परेचर 16.5 से 14, 13 ले जाओ, मेंटेन रहेगा। और इससे फिर जो हमारे अंटार्कटिका की जो बर्फ पिघल रही है वो पिघलनी बंद हो जाएगी, वो रुक जाएगी, नए ग्लेशियर बन जाएंगे, समुद्र के अंदर जो जल स्तर बढ़ रहा है वो रुक जाएगा, आइलैंड नेशंस को जो गले गले पानी आ रहा है वो रुक जाएगा, आइलैंड नेशंस बच जाएंगे। और जो पानी बढ़ चुका है, अगर ये जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करेंगे, टेम्परेचर 15 ले जाएंगे, 14.5 ले जाएंगे, तो नए ग्लेशियर बन जाएंगे। पहले से ज्यादा ग्लेशियर बनने से समुद्र का पानी जो है और नीचे चल जाएगा। आइलैंड नेशंस, देखिए आज की डेट में समुद्र का पानी 2 फीट बढ़ा है,
तो 2 फीट कम करने की बजाय हम 4 फीट कम कर सकते हैं, हम 5 फीट कर सकते हैं। आइलैंड नेशंस को जो आने वाले दिनों में पानी और गले गले आ रहा है उसको रोक सकते हैं, और वापस जहां पे था 150 साल पहले सिर्फ उस लेवल से भी जियोथर्मल नीचे ला प्लांट सकते हैं। लगाकर उससे हम एनर्जी यूनिवर्सिटी मतलब आम के देखिए आम